आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कुछ साल पहले जब मैं अपने गांव में रहा करता था तो उस समय मेरे जीवन में एक रात ऐसी गुजरी जिस रात को याद करके आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। और उस घटना के कुछ दिन बाद मैं गांव छोड़कर शहर आ गया। दरअसल वाकया कुछ यूं था कि एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का। इतनी रात गए दरवाजे पर हो रहे दस्तक से मैं हैरान हो गया, मगर मुझे उस समय डर नहीं लगता था तो मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया। दिसंबर का आखिरी हफ्ता होने के कारण ठंड काफ़ी थी, तो इतनी ठंड में इतनी रात गए दरवाजे पर कौन होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर खटखट और तेज हो गई, तो मैं बिस्तर पर से उठा और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही ठीक मेरे सामने मेरे मामा खड़े थे। इतनी रात गए मामा को अचानक दरवाजे के बाहर पाकर मैं एकदम से चौंक गया और मामा से बोला, क्या बात है मामा, आप इतनी रात गए? यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? आइए घर के अंदर आइए। इस पर मामा ने कहा, वो तुझसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए चला आया। मगर ना जाने क्यों मामा घर के अंदर नहीं आ रहे थे। मैंने 2-3 बार मामा को घर के अंदर भी बुलाया तो मामा ने कहा, अमित तू मेरे साथ चल, तुझे कुछ दिखाता हूँ। मामा की ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया कि भला इतनी रात को मामा मुझे क्या दिखाने आए हैं। इसके बारे में मैंने मामा से पूछा भी, मगर उन्होंने बस यही कहा, मेरे साथ चल मैं दिखाता हूँ। मामा की बात मैं काट भी नहीं सकता था, तो मैं घर के अंदर गया और ठंड के कपड़े पहनकर एक टॉर्च लेकर मामा के साथ चलता बना। घर से बाहर निकलते ही कड़कड़ाती ठंड के कारण मेरे हाथ पैर जोर जोर से कपकपाने लगे। मगर हैरत की बात तो ये थी कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी मामा बस एक शर्ट पहने हुए थे, तो क्या उन्हें ठंड नहीं लग रही? ये सवाल जहन में उमड़ते ही मैंने मामा से पूछा, तो मामा ने इसका जवाब दिया, नहीं नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही। मामा का ये जवाब इतनी ठंड में चौंका देने वाला था। रात काफ़ी हो जाने के कारण नींद ने सारे गांव को अपने आगोश में ले लिया था। दूर दूर तक इस ठंड में हमारे अलावा इंसान तो दूर, एक कुत्ता तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो इस कदर फैला हुआ था कि मानो यह गांव इस दुनिया में हो ही ना। मेरे टॉर्च जलाते ही हमें दूर दूर तक घने कोहरे के अलावा और कुछ नहीं दिखा। बस हल्की धुंधली रोशनी में हम शमशान जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। मगर ऐसा क्यों? मामा मुझे शमशान की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? ये बात मेरे जहन में उठते ही मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी, जिस पर मैंने मामा से कहा, मामा हम शमशान की तरफ क्यों जा रहे हैं? इस पर मामा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथ के इशारे से मुझे आगे बढ़ते रहने को कहा। मगर इस बार मुझे मामा का बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मेरे मामा इतने चुप रहने वाले इंसान नहीं हैं। वो तो इतना बकबक करते हैं कि हमें ही उनको चुप रहने के लिए बोलना पड़ता है। मगर आज मामा को क्या हुआ है? ये सोचते सोचते मैं मामा के साथ गांव से काफ़ी आगे निकल आया, वो भी इतना आगे कि गांव का कोई भी घर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, और यहाँ से शमशान करीब 10 मिनट की ही दूरी पर था। तो क्या मामा मुझे शमशान ले जा रहे हैं? ये सोचकर अभी मैं एक कदम बढ़ा ही था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन की घंटी सुनकर मुझसे कुछ आगे चल रहे मेरे मामा एकदम से भागकर मेरे पास आ गए और मुझे फ़ोन निकालने से
मना करने लगे। मगर ऐसा क्यों? मामा मुझे फ़ोन निकालने से क्यों मना कर रहे हैं? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। खैर, कुछ देर फ़ोन ऐसे ही बजने के बाद फ़ोन की रिंग बंद हो गई, जिसके बाद पता नहीं क्यों मामा ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मामा को अचानक रोता देख मैं और सहम गया कि मामा रो क्यों रहे हैं। मेरे लाख पूछने पर भी मामा ने रोने का कारण नहीं बताया। मेरे काफ़ी समझाने और चुप कराने के बाद मामा रोना बंद करके वापस शमशान की ओर आगे बढ़ने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे था, मगर कुछ दूरी पर तो मैं चुपचाप अपनी जेब से फ़ोन निकाला और चेक करने लगा। तो अभी अभी कुछ देर पहले मामी जी का कॉल आया था। मामा मेरे साथ थे और मेरे फ़ोन में मामी जी का कॉल आया। ये बात मेरे समझ से बाहर थी, तो मैंने चुपचाप वापस से मामी जी को कॉल लगाया। तो मामी जी के कॉल उठाते ही उन्होंने जो कहा वो सुनकर इतनी ठंड में भी मैं पसीने से लथपथ हो गया और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा, क्योंकि मामी जी का ये कहना था कि आज रात 12 बजे हार्ट अटैक के चलते मामा की मौत हो चुकी है। तो मेरे सामने जो आगे चल रहा है वो कौन है? मामा जी की तो मौत 2 घंटे पहले ही हो चुकी है कि तभी मेरे थरथराते पैर आगे बढ़ने की जगह वहीं पर रुक गए और मैंने टॉर्च की लाइट मामा के ऊपर घुमाई। तो टॉर्च की लाइट पड़ते ही मामा पीछे मुड़े, तो इस बार उनका चेहरा काफ़ी बदल चुका था और उनकी आंखें कुछ अजीब चमक रही थी और वो चलते हुए ठीक मेरी ही तरफ आने लगे। ये देखकर मेरे कांपते पैर और जोर जोर से कांपने लगे। तभी मुझे पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनते ही मुझे पता चल गया कि कुछ आदमी किसी लाश को लेकर शमशान आ रहे हैं। और जैसे ही वो लोग मेरे थोड़ा करीब आए तो वैसे ही मामा जी की आत्मा हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद मैं भागता हुआ घर आ गया। जिसके कुछ दिनों बाद मैंने अपने दादाजी को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने भी मुझे अपने एक साथ घटी घटना बताना शुरू किया। आज से काफ़ी सालों पहले जब मैं दवा लेकर शहर से गांव लौट रहा था, तो उस वक्त रात का था, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। सन्नाटा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि बस मेरी साइकिल की आवाज़ ही आ रही थी। काफ़ी देर से साइकिल चलाने के कारण मैं काफ़ी थक गया था, जिस कारण मैंने साइकिल को रास्ते के किनारे पर रोका और 5 मिनट आराम करने के बाद वापस से आगे बढ़ने लगा। फिर काफ़ी देर साइकिल चलाने के बाद जब मैंने आसपास देखा तो मैं वापस उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर मैं थोड़ी देर पहले रुका था। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया और मुझे पता चल गया कि मैं किसी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे बगल के पेड़ से किसी के हंसने की आवाज़ आई। उस हंसने की आवाज़ को सुनकर मैंने जब अपनी निगाहें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक आदमी और एक बच्चा बैठा हुआ था, जिनकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी। उन दोनों को देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं और शायद ये मुझे मार देंगे। अभी मैं साइकिल लेकर भागने ही वाला था कि तभी वो भूत पेड़ पर से उतरकर मेरे पास आ गए और मेरा गला दबाने लगे। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहाँ एक साधु महाराज आ गए और जिन्होंने मेरी जान बचा ली, और उन साधु महाराज ने मुझे घर तक भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।